नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। साथियों नमस्कार। कवि और कविता श्रृंखला के अंतर्गत आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कैफी आज़मी और उनकी कविता कर चले हम फिदा पर आधारित यह कार्यक्रम। कैफी आज़मी की यह कविता एनसीईआरटी की कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित है। आइए सबसे पहले सुनते हैं कविता पाठ। प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर वीरपाल सिंह। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खूं में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खूं से ज़मीं पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। साथियों अभी आपने सुना कविता पाठ। कविता पाठ के बाद हम अब कैफी आज़मी की कविता कर चले हम फिदा से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर विवेक निराला। डॉक्टर विवेक निराला उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के एक महाविद्यालय में हिंदी अध्यापन कार्य कर रहे हैं। भाषा साहित्य के गंभीर अध्येता हैं और एक कवि भी हैं। उनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर अंगद तिवारी। डॉक्टर अंगद तिवारी दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री अरविंदो कॉलेज में हिंदी अध्यापन कार्य कर रहे हैं। भाषा साहित्य और शिक्षण में उनकी गहरी रुचि है। आइए देखते हैं उनकी बातचीत। साथियों नमस्कार। आज हम प्रगतिशील कविता के महत्वपूर्ण कवि कैफी आज़मी की कविता कर चले हम फिदा पर चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर विवेक निराला। डॉक्टर निराला, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर तिवारी।
डॉक्टर निराला, कविता पर चर्चा करने से पहले यदि आप कवि का संक्षिप्त परिचय दे दें तो इससे हमारे विद्यार्थियों को कवि और कविता से जुड़ने में बहुत मदद मिलेगी। जी डॉक्टर साहब, कैफ़ी आज़मी का संबंध उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से रहा है। उर्दू कवियों की एक परंपरा रही है कि वे अपने मूल स्थान को अपने नाम के साथ जोड़ते हैं। जैसे बहुत सारे कवि हैं, दाग दहलवी हैं, जोश मलिहाबादी हैं। तो इस तरह आजमगढ़ जनपद के अपने गौरव को वह अपने नाम के साथ जोड़कर देखते हैं। कैफ़ी आज़मी ने अपनी पहली गज़ल बहुत छोटी सी अवस्था में 11 बरस की उम्र में लिखी थी और अपने गांव की एक मजलिस, एक सभा में उसे प्रस्तुत किया था। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि इस छोटे से कम वय के एक बालक ने यह गज़ल लिखी है। बाद में वह गज़ल बहुत मशहूर हुई और इस पूरे देश में उसे बेगम अख्तर की आवाज़ के रूप में शोहरत, प्रशंसा मिली। गज़ल का एक पहला मतला, जो आरंभिक पंक्तियाँ होती हैं, वह थीं, इतना तो ज़िंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून, न रोने से कल पड़े। क्या बात है। कैफ़ी आज़मी, जैसा आपने बताया कि प्रगतिशील कवि थे, सामाजिक सरोकार उनके बहुत बड़े थे। तो अपनी नज़मों में, अपनी कविताओं में, अपने गीतों में बखूबी इसको देखा जा सकता है। और उन्होंने फिल्मों के लिए बहुत सारे गीत लिखे, बहुत प्रशंसित हुए, ढेर सारे सम्मान उन्हें मिले। भारत का पद्मश्री, साहित्य अकादमी फेलोशिप, साहित्य अकादमी अवार्ड, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, एफ्रो एशियन राइटर्स लोटस अवार्ड, यश भारती जैसे सम्मानों से सम्मानित हुए। उर्दू कवियों की परंपरा में कैफ़ी आज़मी एक बड़े कवि के रूप में जाने जाते हैं और हम लोग उन्हें ऐसे ही स्मरण करते हैं। डॉक्टर साहब, आज़मी साहब का आपने बहुत अच्छा परिचय दिया। अब उनकी कविता कर चले हम फिदा की थोड़ी व्याख्या कर दें तो कविता विद्यार्थियों के लिए बोधगम्य हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, यह कविता 1962 के भारत चीन युद्ध पर आधारित एक फिल्म हकीकत के लिए लिखी गई थी। जी। आप जानते हैं कि भारत में हिमालय को एक प्रहरी के रूप में देखा जाता है। विदेशी आक्रांता इसी रास्ते से भारत पर आक्रमण करते आए हैं। भौगोलिक स्थितियां यहाँ की ऐसी होती हैं जहाँ सांस लेना भी दूभर हो। जिस ऊंचाई पर, वहाँ पर हमारे सैनिक हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं और कई बार युद्ध में उन्हें अपने प्राण भी गंवाने पड़ते हैं। इस पृष्ठभूमि की यह कविता कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिदा और जानो तन, ये दोनों मुश्किल शब्द होंगे। फिदा का अर्थ है बलिदान, कुर्बानी। कुर्बानी। जानो तन, यह देह और प्राण। जी। सैनिक अपने देश की रक्षा में अपनी उस आज़ादी को बचाए और बनाए रखने के लिए अपने देह और प्राणों का उत्सर्ग, उनका बलिदान कर देते हैं। और उनकी आखिरी इच्छा यही रहती है कि यह सिलसिला जारी रहे, भारत की सीमाओं की सुरक्षा होती रहे, भले ही सैनिकों को इसके लिए अपने प्राणों तक को बलिदान करना पड़े। आप देखिए, कविता में आता है कि सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया।
कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। झुकने दिया। अब पहाड़ की जो स्थितियां होती हैं वहाँ पर सर्द मौसम में जब नब्ज और सांसें डूब रही होती हैं, जी। सैनिक कहते हैं कि हमने अपने आगे बढ़ते कदमों को रुकने नहीं दिया। किसी भी परिस्थिति में हम न थमे और न पीछे लौटे। हमारा सर भले ही कट जाए, हम अपने प्राणों को कुर्बान भले कर दें, लेकिन इस हमारे देश के स्वाभिमान पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यह बांकपन का अर्थ यहाँ सौंदर्य से है। जी जी। आप देखते हैं कि मृत्यु के समय बहुत सारे लोगों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। एक अजीब तरह की मृत्यु की उदासी भी घेर लेती है, लेकिन उस सौंदर्य को बनाए रखते हुए, यानी रत्ती भर भी फर्क नहीं है प्राणों को बलिदान करने में। और यह आह्वान कि अब यह देश तुम्हारे हवाले है। अब नई पीढ़ी, नए लोगों को इस सिलसिले में अपने आप को आगे बढ़ाना है कि वह देश की संरक्षा और सुरक्षा में अपने प्राणों का बलिदान करते रहें। यह सिलसिला जारी रहे। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। अब इन पंक्तियों को पढ़ते हुए भगत सिंह की याद आती है। जी। एक नौजवान जिसने अपने प्राणों को इस स्वाधीनता आंदोलन में बलिदान किया। बिल्कुल युवापन कि जिंदा रहने के लिए तो बहुत सारे अवसर हैं, यह जन्म ही मिला है जीवित रहने के लिए, लेकिन इस देश के लिए काम आए, इसमें इस जीवन का सौभाग्य है, इसकी सार्थकता है। इसकी सार्थकता है। तो इस देश के लिए मृत्यु को भी वरण कर लेने की, मृत्यु को गले लगाने की रुत या अवसर से संबंध है यहाँ। यह अवसर बार बार जीवन में नहीं आती। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे प्रेम और सौंदर्य। आप देखिए कि एक तरह का रूमानी भाव रहता है युवापन में। आप देखिए कि परंपरा में हमारे यहाँ बहुत सारे रोमांचक आख्यान हैं जिसमें प्रेम और युद्ध है। तो उस प्रेम और सौंदर्य को बदनाम करे ऐसा युवापन, ऐसी जवानी व्यर्थ है अगर वह खून से नहाती नहीं, अगर वह उसके भीतर यह जज्बा नहीं है प्राण देने का, युद्ध करने का। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आप देखिए कि किस तरह से हमारे इतिहास में रक्षा की गई है नायिका की, और यह दायित्व भी होता है प्रेम करने वाले का कि वह अपनी जिसे प्रेम करता है उसकी रक्षा करे। बिल्कुल। तो इसलिए दुल्हन का एक रूपक गढ़ा देता है कवि कि धरती, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, और फिर वह पंक्ति तो टेक की तरह है कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब यह इस देश की संरक्षा और सुरक्षा का भार, इसका दायित्व तुम्हारा है। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्राचीन काल में जब यात्रा के इतने साधन नहीं थे तो लोग समूह में यात्रा करते थे, सुरक्षा भी होती थी और साथ रहने से सफ़र भी कट जाता है, यह भी भाव है। तो राह कुर्बानियों की न वीरान हो, यह वीरानापन, सूनापन न रहे बलिदान की
राह में, बलिदान के मार्ग में अकेलापन न रहे, सूनापन न रहे, एक समूह निरंतर चलता रहे जो अपने प्राणोत्सर्ग के लिए, प्राणों का बलिदान करने के लिए तैयार रहे। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, काफिले से समूह का ही अर्थ है, जत्थे का, कि यात्रा करने वालों का समूह। फतह का जश्न, फतह का अर्थ है जीत, जीत का जश्न, जीत का समारोह, उत्सव, प्रसन्नता। इस जश्न के बाद है मौत। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, कि जब जीवन खुद मृत्यु का चयन कर रहा हो, खुद जीवन मृत्यु के समीप जा रहा हो। सर से कफन बांधना एक मुहावरा भी है, जिसका अर्थ है तैयार होना मृत्यु के लिए, प्राणों को बलिदान करने के लिए, हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान करना। आप देखिए कि कवि आगे कहता है कि खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। देखिए रावण क्यों, कौन है इसमें? एक मिथक का इस्तेमाल किया है जो हमारी पूरा कथा है, जो हमारे यहाँ महाकाव्य लिखे गए हैं। और उस महाकाव्य में एक कथा आती है, राम और सीता की कथा, कि जब राम को वनवास मिला और वन में राम, लक्ष्मण और सीता सब लोग थे, तो जो स्वर्ण मृग के लिए सीता की इच्छा से बार बार सीता के अनुरोध पर उस स्वर्ण मृग के आखेट के लिए राम जाते हैं, और अचानक वह छल है, उस छल से मारीच मरते समय हाँ लक्ष्मण की पुकार करता है, लक्ष्मण को भी अपने पास बुला लेता है। अब यह लक्ष्मण सोचते हैं कि सीता को अकेले इस तरह से वन में छोड़ करके जाना ठीक नहीं है, तो वह धनुष से एक रेखा खींच देते हैं, जिसको लक्ष्मण रेखा कहा ही जाता है। बिल्कुल। तो जिससे सीता की रक्षा संभव हो सके, क्योंकि उसके साथ यह कथा भी जुड़ी हुई कि अगर कोई जबरदस्ती उस रेखा को लांघने का साहस करेगा जी, तो वह अग्नि में जल जाएगा। जी जी। तो वह एक रेखा जो लक्ष्मण रेखा खींचते हैं, उसका इस्तेमाल है कविता में। उस मिथक का कितना जबरदस्त इस्तेमाल कवि करता है कि खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, अपने खून से ही एक ऐसी रेखा खींच दो कि जिसे लांघने का, जिस सीमा के अतिक्रमण करने का कभी कोई साहस कर ही न सके। बिल्कुल सही। इस तरफ आने पाए न रावण कोई। रावण है कौन? रावण वही आक्रांता है जो जबरदस्ती अपहरण कर लेना चाहता है। अपहरण है क्या? जिसे कहें कि बलपूर्वक हरण कर लेना जी। और आप देखिए कि सीमा पे जो हमारे प्रहरी, जो सैनिक रहते हैं, वो इसी चेष्टा में रहते हैं कि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। अब सीता का जो एक मिथक है, उसके साथ पवित्रता भी जुड़ी हुई है। बिल्कुल। और उतनी ही पवित्र हमारे देश की यह धरा है जितनी पवित्र सीता थी। हालांकि मिथकों में सीता का संबंध भी धरती से है, धरती से ही है, तो धरती यह उतनी ही पवित्र है जितनी पवित्रता सीता के साथ जुड़ी है। तो छू न पाए सीता का दामन कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे। अगर कोई भी विदेशी शक्ति हमारे देश की ओर हाथ उठाए तो उसका हाथ तोड़ देने का सामर्थ्य भी अपने भीतर रखो जी। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो। राम और लक्ष्मण ने सीता के लिए रावण से युद्ध किया था,
तो तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, तुम ही को इस सीता को बचाने के लिए, इसकी रक्षा करने की। इसकी रक्षा के लिए तुम्हें ही युद्ध करना है, शत्रु से युद्ध करना है। आप देखिए कि जिस धर्मनिरपेक्षता की बात हम लोग करते हैं, जिस धर्मनिरपेक्षता को हमारे संविधान ने जगह दे रखी है, उस धर्मनिरपेक्षता में यह संस्कृति किस तरह से आई है कि कैफी साहब इस हिंदू मिथक का इस्तेमाल कितनी करते खूबसूरती से करते हैं। और इस तरह यह कविता हमारे सामने आत्मोत्सर्ग की, प्राणोत्सर्ग की, प्राणों को न्यौछावर कर देने की एक बड़ी कविता के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर ढंग से आपने कविता की व्याख्या की है। इस कविता से संबंधित एक दो छोटे छोटे सवाल हैं हमारे। पहला सवाल तो है कि सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इसका क्या अभिप्राय है? डॉक्टर साहब, हिमालय जितना ऊंचा है वह हमारे इस भारत माता के उन्नत ललाट, उन्नत मस्तक का भी एक रूपक बनता है। जी जी। हिम किरीट जिस तरह हिमालय को कहा जाता है, तो ये भारत माता का मुकुट है। सर न झुकने दिया, सर झुकना तो मुहावरा है ही, और मुकुट का सर पर न होना भी है जी। तो सर हिमालय का हमने न झुकने दिया का सीधा सा आशय यह है कि हमने इस देश के स्वाभिमान की रक्षा की। बिल्कुल सही। हमने इस देश के गौरव को बनाए रखा। दूसरा सवाल है, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, इसका क्या कविता में अभिप्राय है? मैंने बताया जैसा कि शायद कि प्रेम और सौंदर्य यह दोनों युवापन में अपने चरम पर होते हैं जी। और इसे आकर्षित भी होता है मनुष्य। तो प्रेम और सौंदर्य जैसे हमारे मध्यकालीन रोमांचक आख्यान है, तो उसमें प्रेम के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, और इस युवापन में यह भाव भी रहता है कि प्रेम के लिए हंसते हंसते हम अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, प्राणों की बाजी लगा सकते हैं। तो इस समय इस युवापन में अपने प्राण को उत्सर्ग न करना, अपने प्राणों का बलिदान न करना, यह दरअसल उस सौंदर्य, उस प्रेम दोनों की बदनामी है। अगर इस युवापन में हम अपने जान की बाजी इसके लिए नहीं लगा सकते। जी डॉक्टर साहब, इस कविता का मूल संदेश क्या है? कविता का मूल संदेश है कि जो आज़ादी हमने इतने लंबे संघर्ष के बाद हासिल की है, उस आज़ादी को बनाए रखना है, और इसके लिए हमें चाहे कितनी बार प्राणों की बाजी लगाना पड़े, हम अपने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर सकते हैं इस देश के स्वाभिमान के लिए, इस देश के गौरव के लिए। यह सहज देशभक्ति है और इसके लिए कभी भी जान दी जा सकती है। डॉक्टर साहब, आपने कवि का जीवन परिचय दिया और इस कविता का बहुत अच्छा विश्लेषण किया तथा कविता से जुड़े प्रश्नों का उत्तर भी दिया। हम समझते हैं कि इससे विद्यार्थियों को काफ़ी लाभ होगा। आपने जो जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। साथियों, अभी डॉक्टर विवेक निराला ने कैफी आज़मी और उनकी कविता कर चले हम फिदा से जुड़े जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, वह हमारे विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक और उपयोगी है, बल्कि कविता संबंधी उनकी समझ को नए आयाम और विस्तार प्रदान करता है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो आप अपने साथियों और अपने अध्यापकों से चर्चा करें। अध्यापकों से विशेष अनुरोध है कि पाठ पढ़ाते समय विद्यार्थियों में प्रश्नाकुलता अर्थात प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। हमें भी पत्र लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET NCERT चाचा नेहरू भवन, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली। हमारा पिन कोड है 110016। साथियों, अब हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में एक अन्य कवि और उनकी कविता के साथ हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।